अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो कि हम हफ्तावार करते हैं, इनसाइट एंड फोरसाइट विद ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। और आज 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है, और ब्रिगेडियर साहब का जो एक इंसाइटफुल एनालिसिस हुआ करता है, उसे हम शेयर करने की कोशिश करेंगे आपसे। एक तो ये है कि DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत ही रेवलेशंस उन्होंने दी हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की और टेररिस्ट एक्टिविटीज करने की, और उसके लिए हर चीज मुमकिन तौर पर जो हो सकती है वो कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाया जा सके। उसकी उन्होंने मुख्तलिफ डिटेल्स दी हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन बहुत ही डैमेजिंग किस्म का जो एक डॉसियर है वो उन्होंने तैयार किया है और वो उन्होंने शेयर किया है, और वो कह रहे हैं कि इसके बाद भी हमारे पास कई सबूत हैं जिनके हम बाद में जब कोई वक्त आएगा तो वो भी शेयर करेंगे। सेकेंडली, आपको पता है कि नगोर्नो काराबाख का इलाका, जिसके ऊपर हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए हैं, उस पर भी मैं चाह रहा हूँ कि अब चूंकि अल्लाह के फजल से अजरबैजान को फतह नसीब हुई है, हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं, और ये जरा जांचने की कोशिश करेंगे ब्रिगेड साहब से कि उसमें किस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ किया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल, बाकी चीजों का इस्तेमाल, और सबसे बड़ी बात यह कि मिलिट्री स्ट्रेटजी का जो कमाल है वो किस तरह किया है उन्होंने। और उसमें पाकिस्तान का भी कुछ रोल है, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि वहां पे पाकिस्तान के झंडे किस तरह लहराए जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, आपको पता है, वो बड़े एक्टिव हुए हैं आजकल, और उधर से मार पड़ रही है, ये चीन चीन की तरफ से उधर से जाके बड़के लगा रहे हैं। जैसे भी गए हुए थे वहां पे उन्होंने दिवाली का पैगाम दिया है, और बड़े जनाब वो थिएट्रिक्स के तो बादशाह है ना, आज बड़े यूनिफॉर्म वगैरह पहन के गए हुए थे, और यूनिफॉर्म जाके पहन के टैंक में से निकले, और वो बड़ा एक सिंबॉलिक किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका जरा तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र खुदा का जी। गुड। अच्छा सर, ये हम विदाउट एनी ड्यू हम लोग जरा बात कर लें कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ब्रिगेडियर जनरल जो हैं बाबर इफ्तार साहब, और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब। अब ये एक तो ये बताएं कि ये इसमें क्या सिंबॉलिक कोई मैसेज था कि दोनों का इकट्ठा करना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर कितनी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने जो की हैं वो उसका जरा इम्पैक्ट बताएं कि अब होगा क्या। सबसे पहले तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों को दुनिया भर में जो मोहब्बत करने वाले हिंदू भाई और बहनें हैं, उन सबको दिवाली मुबारक। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। हमारे लिए ये बहुत अहम इसलिए है कि अब तो हिंदू सोल्जर्स और ऑफिसर्स भी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में मौजूद हैं, और हमें उनके त्योहारों पे उन्हें याद रखना चाहिए। और दिवाली एब्सोल्युटली। की रोशनी है, जो मोहब्बत की रोशनी है, वो हर तरफ फैले। वेरी गुड। वेरी पॉजिटिव दूसरी, मैसेज। जो आपने सवाल किया तो आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले एक अखबारों में खबर आई थी कि अ, स्पीकर नेशनल असेंबली की लीडरशिप में एक स्पेशल ब्रीफिंग होनी थी ऑपोजिशन की, जो कि आर्म्ड फोर्सेस ने वो ब्रीफिंग देनी थी। जी। उसमें आर्म्ड फोर्सेस के नुमाइंदे होते, मोस्ट प्रोबब्ली DGISPR होते, DGISI होते, हो सकता है कुछ और भी होते ऑपरेशन साइड से। आर्मी चीफ शायद खुद भी उस ब्रीफिंग में मौजूद होते, तो उस ब्रीफिंग को रिजेक्ट कर दिया गया। ज़ाहिर है ये फ़ैसला जो है, ये क्योंकि स्पीकर कौमी असेंबली की मदीयत में होनी थी, तो इसकी ब्रीफिंग जो है हुकूमत को, कैबिनेट को, सबको मिल चुकी होगी, और ये समझा गया होगा कि ज़रूरी है कि ये एक ब्रीफिंग उनको दी जाए, लेकिन ऑपोज़िशन ने ये ब्रीफिंग रिजेक्ट कर दी। अब नेचर ऑफ ब्रीफिंग इस किस्म का था कि जानना ज़रूरी था। तो मुझे यूँ लगता है कि क्योंकि वो ब्रीफिंग इन कैमरा नहीं हुई, तो फाइनली फिर हुकूमत ने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया कि इस ब्रीफिंग के कुछ निकात को ओपन कर दिया जाए। और इस वजह से फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और DGISPR ने मुश्तरका एक ब्रीफिंग दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन तमाम थ्रेट्स के मतलब बताया गया, जो कि बिलअमूम हम सबको मालूम है कि इंडिया क्या करना चाहता है, लेकिन ज़ाहिर है इन थ्रेट्स के पीछे एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा इन्फॉर्मेशन का,
जो कि इस ब्रीफिंग में रिवील नहीं किया गया। हाँ, लेकिन बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ मिलिट्री ऑपरेशनल प्लानर, मैं एक अंदाज़ा कर सकता हूँ कि इसके पीछे क्या-क्या वाक़यात होंगे, क्या-क्या हो रहा होगा, जिसमें मोदी साहब का जैसलमेर का विज़िट, जो कि हर साल वो हाँ, दिवाली के मौके पे करते होते हैं, हाँ, ये पिछले 7 साल से कर रहे हैं। ये इसका भी एक सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ज़रूर होगा। हुँ। ये जो आपने बताया कि वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, एक लिहाज से तो देखा जाए कि जिन लोगों के डांडे कहीं और मिलते हैं जाके, तो उनसे तो बेहतर है उनको इस तरह की ब्रीफिंग्स, नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स जो हैं, वो ना ही दी जाएँ तो बेहतर है। देखें, एक नेशनल पार्टी है जो 3 दफ़ा, जिसका वज़ीर-ए-आज़म उनका जो रूहानी सरबराह है, वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म 3 दफ़ा रह चुका है। हुँ, दे हैव बीन इन पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरी एक और नेशनल पार्टी है जिसका एक ड्यूल पर्सनैलिटी है, जो कि बाइपोलर पॉलिटिकल पार्टी है। हुँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। एक हिस्सा वो है जो कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है हुँ, और नज़रियाती है। दूसरा हिस्सा वो है जो कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बराजमान हुआ इक़्तिदार के ऊपर, और हाँ, सारी पार्टी की जो अ अ, भाग-दौड़ है उनके कंट्रोल में चली गई है। उनको हुँ, किसी और एंगल से भी थोड़ा-सा देखा जा सकता है। इसलिए आपको याद होगा, मुतअद्दिद बार जब मैंने बात की है, तो मैंने हमेशा पीपल्स पार्टी की मुक़बिल वतनी के आप ऊपर काफ़ी फ़ेवर करते हैं उनको। उसके ऊपर उसके 2 मकासद है। एक ये कि उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़रियाती का, हुँ, और अच्छा किया आपने जहाँ क्लैरिफ़ाई कर दी। पाकिस्तान की सालमियत का ताल्लुक है, तो हाँ, दूसरा धड़ा भी जो है उनका, उनका कोई पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कोई इतना हुँ, यानी उनकी भी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो वाज़ेह हैं उसके अंदर। स्पेशली इफ यू कंपेयर देम विद नवाज़ शरीफ। जी, जी। हुँ, तो वो ठीक है। भी नहीं आए इसमें, तो बिकॉज़ दे हैव रिफ्यूज़्ड टू अटेंड, हुँ। तो फिर कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं उस इन्फॉर्मेशन के पब्लिक कर दिए कि अच्छा, मैं ये जो आप बता रहे हैं ब्रिगेड साहब के जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो पब्लिक कर दिए गए, उन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि वो जो एस्पेक्ट्स हैं, उसमें पता चला कि जनाब 66 के करीब जो बेस स्टेशंस हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उनके काम कर रहे हैं, 21 ऑलरेडी विद इन इंडिया काम कर रहे हैं। फिर 22 अरब रुपया जो है वो टेररिज्म के हवाले से उन्होंने लोगों को दे दिया है, स्पॉन्सर कर दिया है लोगों को। तो हाउ डैमेजिंग इट इज़, क्योंकि ये जो डॉसियर है, ये अब उन्होंने दे तो दिया है। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हमने कह तो दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को जी कि ये हुआ है, हो रहा है, व्हाट बेस नेक्स्ट? स्टेशन बेस स्टेशंस के हवाले से अगर आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ें दाइश के मुतालिक, हुँ, तो वो रिपोर्ट क्लियर कट कहती है कि इंडिया में दाइश जो है साउथ इंडिया में फ़रोग पा रही है, हाँ, और हमें ये भी पता है कि अफ़गानिस्तान में जो दाइश ऑपरेट कर रही है, उसका भारत के साथ ताल्लुक है। हुँ, जब अमेरिका ने मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स तोरा बोरा में गिराया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो थे, उन हुँ, सुरंगों में मौजूद थे, और वो कंप्रेशन वेव्स की वजह से मर गए थे। हुँ, ठीक, 20 मर गए थे, कुछ कहते हैं कि सैकड़ों थे वहाँ पर। जो हुँ, रीऑर्गनाइज़ेशन ऑफ दाइश अफ़गानिस्तान में की गई है, ज़ाहिर है क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है, तो पाकिस्तान तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है दाइश का अफ़गानिस्तान में, और इसके ऊपर रूस ने, उनके स्पुतनिक अखबार ने और उनके मीडिया ने, आरटी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम उस ज़माने में किए थे। उसके बाद ये बात जो है ये पस पर्दा चली गई, लोग भूलना शुरू हो गए। हुँ, लेकिन हकीकत ये है कि जो टीटीपी को रीऑर्गनाइज़ किया गया है अफ़गानिस्तान में, जो दाइश के साथ उनको अमलगमेट किया गया, यकसू किया गया, एक किया गया, हुँ, इसमें इंडिया के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ, और सबसे बड़ी शहादत तो डोभाल साहब की अपनी है, जिसमें हुँ, उन्होंने ओपनली कहा है, खुद का हुआ है, और हाँ, मोदी साहब ने ओपनली कहा है बलूचिस्तान के मुतालिक और कश्मीर के मुतालिक भी कि हम तुम्हें आज़ादी दिलाएँगे। हुँ, उनके तो अ, पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वज़ीर-ए-आज़म की हुँ, और उनके जो सिक्योरिटी चीफ हैं, डोभाल साहब की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को ये सबक सिखा देंगे। हाँ, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है उनका।
हाँ, इस इन सबको इस इन्फॉर्मेशन के साथ जब हम लिंक करते हैं, ज़ाहिर है इंडिया खुश नहीं था अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चली है, क्योंकि उसमें मेजर रोल जो ब्रोकरिंग का था वो पाकिस्तान का था। हुँ, वो कि ये गुफ्त-ओ-शनीद कतर में भी हुई और लेकिन पाकिस्तान के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और पाकिस्तान ने बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ, जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जंग के ज़रिए अफ़गानिस्तान का मसला हल नहीं होता, अमन के ज़रिए होगा। तो उस स्पिरिट के तहत पाकिस्तान ने कंप्लीटली सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने अपना पाउंड ऑफ फ्लेश एक्सट्रैक्ट नहीं किया इन नेगोशिएशंस के दौरान, हुँ, वरना फैटफ भी हो रहा था और चीज़ें भी हो रही थी। अ, इंडिया इससे खुश नहीं है और ज़ाहिर है अगर इंडिया वहाँ नहीं खुश, तो उनके बेस स्टेशंस तो वहाँ पर मौजूद हैं। बेस स्टेशन वो है, हुँ, जहाँ पर उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स मौजूद हैं, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको टारगेट्स देते हैं और फिर कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हमला किया जाता है और अब जो पाकिस्तान की इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो गई हैं। पहले हुँ, तो सिर्फ़ पाकिस्तान की इंटरेस्ट थी, अब चाइना की इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो गई है। हो हुँ, सकता है कुछ अरसे बाद इसमें ईरान की इंटरेस्ट भी शामिल हो जाएँ। तो ठीक। टारगेट्स इतने ज़्यादा वसीअ हो गए हैं अब कि टारगेट्स ढूँढना तो इस तरह के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए मुश्किल नहीं होगा। हुँ। लेकिन हमारा जो काउंटर इंटेलिजेंस है, उसने इन पे नज़र रखी हुई है और यूँ इन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। ब्रिगेड साहब इसमें 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि हमें जब जर्नलिज़्म में पढ़ाया जाता था, जब हम प्रैक्टिकल जर्नलिज़्म में थे, रिपोर्टिंग में थे, तो हमें बताया जाता था कि जर्नलिज़्म इज़ नथिंग बट फ़ॉलो अप, और वही चीज़ जो है वो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में भी होती है। अब देखिए कि हमने कई दफ़ा इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, हमने कहा जी हमारे पास सबूत भी हैं, लेकिन उसके बाद फ़ॉलो अप जाके जब बात आती है तो फिर हम उसमें रह जाते हैं। हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं वो सारी दुनिया में बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं करते। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, देखें ना, ये हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब इसके बाद फ़ॉलो अप होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पे तमाम जो एम्बेसीज़ हैं, द वर्ल्ड ओवर, वो शुरू हो जाती और यहाँ पे मीडिया जो है, मीडिया को बताया जाता कि ये चीज़ें हैं, उनको फ़ीड किया जाता, उनको बताया जाता कि ये सबूत है हमारे पास, आप इनको प्ले अप करें। लेकिन उस मामले में मैं देखूँगा, अभी अगले हफ्ते तक देखूँगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस हवाले से मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, और सेकेंडली जो आपने बताया कि हमारी नजरें हैं, हमारी इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस की, हम नजरों का क्या करें? वो आके वहां से आके हमारे ऊपर अटैक कर जाते हैं। इतने वहां पे बेस स्टेशन हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी मौजूद है, व्हाई कैंट वी टेक देम आउट? ओके, बेस स्टेशंस तो हमने बात की ना अफ़गानिस्तान में, जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में कितने सिम्पैथाइज़र्स हैं, आप ये हम्म, देख लें। आप अपने मीडिया को देख लें, आप मीडिया जर्नलिज़्म और मीडिया की बात कर रहे हैं, आपका मीडिया इसको कितना उठा रहा है? अब तो कुछ वीलॉग्स हैं, जैसे आप हैं इसी तरह और भी हैं जिन्होंने वीलॉग्स हम्म, बनाए हैं, उनकी व्यूअरशिप्स जो है टेलीविज़न चैनल से बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो मेनस्ट्रीम में जो मशहूर टेलीविज़न चैनल्स हैं, मासवाए 1-2 के, बाकी तो इन थीम्स को प्रमोट ही नहीं कर रहे, वो आश्कार ही नहीं कर रहे। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ, आपका क्या ख़्याल है कि सिर्फ़ गुलबशन यादेव को पकड़ा होगा? हमारे हाँ, पास तो जीता जागता टेररिज़्म का जासूस मौजूद है, जिसके केस पे हमें फ़ोकियत हासिल हो चुकी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी। हम्म, आपका क्या ख़्याल है, वो एक आदमी होगा? उसके साथ पूरा एक नेटवर्क होगा और हाँ, मुझे यकीन है वो नेटवर्क भी हमारे काबू में होगा। हम्म, अ, सिर्फ यही नहीं और भी कई इंडियन एजेंट्स होंगे जिन जो अरेस्ट हो चुके होंगे, जो पाकिस्तान की गिरफ्त में होंगे इस वक़्त। इस सब के बावजूद जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके का हुआ है और हमारा मीडिया उसको काउंटर नहीं कर सका और हम इंटरनेशनल मीडिया में भी पेनिट्रेट नहीं कर सके, तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, उसकी ट्रैक्शन दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में कम है। वाशिंगटन में ट्रैक्शन कम है, पाकिस्तान को वो हमेशा से शक की नज़र ही से देख रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में उनको इतनी मार पड़ी है, दरहकीकत अमेरिका जो है, वो जंग हार गया अफ़गानिस्तान में, लेकिन और वो वहाँ से पसपा हो रहा है, लेकिन वो उसका सारा मुद्दा, उसका सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं। उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने जो अपना एक नैरेटिव बनाया है, उसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान
क्या जो लॉजिक और रीजनिंग है इंडियन इंटरफेरेंस का, उसको वो एक्सेप्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो एक नैरेटिव बनाया है ऑफ कमिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान, विथड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान, हुँ, वो नैरेटिव उनका डिफीट हो जाता है। फिर उनके अलाइज हैं दुनिया में, बर्तानिया है, फ्रांस है, बाकी ममालिक में, वहाँ इसी वजह से वहाँ पर भी हमारे नैरेटिव की ट्रैक्शन नहीं है। नहीं होती। लेकिन चैनल हैं जहाँ पर हम अपने नैरेटिव की ट्रैक्शन कर सकते हैं। मसलन हुँ, अरेबिया है, अल जज़ीरा है, टीआरटी बहुत अच्छा चैनल आया है तुर्की का, हाँ, हाँ, वहाँ पर हो सकता है। आरटी के थ्रू हो सकता है, रशियन टेलीविज़न। फिर इंडस टीवी पाकिस्तान का भी है, वो भी अ, इतना इफेक्टिव नहीं है, बहरहाल इंग्लिश में है वो। हमारे पास हुँ, इंग्लिश चैनल्स भी नहीं है पाकिस्तान। एक पीटीवी वर्ल्ड है और एक इंडस है, और हुँ, वो भी स्टीरियोटाइप किस्म का चल रहे हैं। अभी आप देखें, टीआरटी चैनल टर्की का नया आया है, वो दुनिया का हर इश्यू एड्रेस कर रहे हैं, दूसरे हाँ, ममालिक का स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, अल हाँ, जज़ीरा भी यह कर रहा है। हमारे जो ब्रॉडकास्टर हैं, ख़्वाह वो इंडस में है, ख़्वाह वो पीटीवी वर्ल्ड में है, वो ट्रैक्शन गेन नहीं कर पा नहीं रहे कर पाते। इंटरनेशनल हाँ, ऑडियंस में। ठीक बात। तो दिस इज़ अनदर रीज़न। फिर आपकी अपनी जो सियासी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान में, उनके जो सियासी मकासद हैं, वो मुतज़ादम हैं आपके मुसल्लह अफ़वाज के साथ। हुँ, लिहाज़ा जब कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग मिलती है, तो वो ये समझते हैं कि ये हमें डराने के लिए सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे रही है। होना-हाना कुछ नहीं है, ये ऐसे ही हुँ, हमें डरा रहे हैं, हमें खौफ दिला रहे हैं। ये एक रवायत बन चुकी है पाकिस्तान में कि फौजी फौजी आके सिक्योरिटी ब्रीफिंग के साथ हमें डरा देते हैं, ये मत करो, हुँ, वो मत करो, ऐसा ऐसे कुछ नहीं होगा। और इनमें से काफ़ियों के ताने-बाने इंडिया से भी मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब स्कूल पे हमला हुआ था पेशावर में, तो एक साहब थे जो राब्ते में थे उन लोगों के साथ। वो भी हाँ, इसी ब्रीफिंग के बाद वो भी आश्कार हो गया फैक्ट कि मैंने जो बताया था वो सही बताया था। हुँ, हुँ, तो ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो नेशनल इंटीग्रेशन है, सियासी पार्टियों ने नहीं की है। जो नेशनलिज़्म को प्रमोट करना होता है, एक वाहिद मुल्क के लिए जो आपका वतन है, उस एजेंडे में भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वो रोल प्ले नहीं किया। हुँ, किसी हद तक वो प्ले करती है जब वो पावर में होती हैं। जब वो ऑपोज़िशन में चली जाती हैं तो नेशनल इंटरेस्ट पसे पर्दा चले जाते हैं। ये पाकिस्तान की एक बीमारी हमें पड़ गई है, इस बीमारी से भी हमने बाहर निकलना है कि हम कम से कम ये देख सकें कि हमारे जो सियासी मकासद हैं, अगर हाँ, वो मुतज़ादम है, उस टाइम के मुताबिक, वक़्त की अहमियत के और नज़ाकत के मुताबिक, तो हमें चंद कदम पीछे होना पड़ेगा और नेशनलिज़्म को आगे लाना पड़ेगा। हुँ। वो नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो आपने बात की है और ख़ास तौर पे जो पहले मैंने पूछा आपसे, उसका भी ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि फ़ॉलो-अप के हवाले से, अब चूँकि हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे तो नहीं बैठ जाना चाहिए ना, अब इसको लेके आगे लेके चलना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्रैक्शन नहीं मिल रही है, डिप्लोमैटिक लेवल पे भी ट्रैक्शन नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना? जहाँ तक तो हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, इसका फ़ॉलो-अप हुआ है और हो रहा होगा, इस वक़्त भी हो हुँ, रहा होगा। हुँ, वो हालत जंग में होंगे, आपके प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा मैंने ज़िक्र भी किया है कि हमारे जो वॉर रूम्स हैं, वो 24 घंटे ऑपरेशनल रहते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उससे पिछले में भी हुँ, कहा था कि ये हमारा कैम्पेनिंग सीज़न होता है, वॉर सीज़न होता है, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो मशकें करती हैं सर्दियों में, हुँ, इन्हीं इलाकों में जैसलमेर का इलाका हो गया और बिजनौर का हो गया, पाकिस्तान के सामने जितना भी रेगिस्तानी इलाका है, राइट अप टू पंजाब, हुँ, ये जो मशकें करते हैं, इतना करीब करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन मशकों में, इनके बैकअप में रियल टाइम असला और गोला बारूद हुँ, मौजूद होता हाँ, है, जिसको हम कोल्ड स्टार्ट कहते हैं ना, उस डॉक्ट्रिन में एक हिस्सा ये भी है कि क्लोज़ विसिनिटी में, और उनकी जो वो फ़ॉर्मेशनें जो दूर होती हैं, वो इधर मशक़ें करने के लिए आया जाते हैं। हुँ, हुँ, तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट तो पाकिस्तान को हर साल होती है इस सीज़न में इंडिया से, इसलिए हम हुँ, भी हाई अलर्ट के होते हैं। ज़ाहिर है हाँ, इस वक़्त हमारे इंटेलिजेंस के जो ज़राए हैं, उनके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी। हुँ। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और बड़ा बड़ा सॉलिड किस्म का प्रूफ होगा, जिसकी वजह से ये प्रेस ब्रीफिंग बहुत अहम समझी गई है।
अच्छा, ये ज़रा थोड़ा-सा इसको भी ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दें कि ये जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, नीलम के ऊपर जो अटैक हुआ है और 14-15 जगहों पे साइमल्टेनियसली उन्होंने अटैक किया है, इसकी क्या वजह है? क्या वो बॉर्डर को हॉट करना चाह रहे हैं? उधर से लद्दाख वाली जो साइड है, उधर से मार पड़ने के बाद अब क्या इधर से कुछ नई उनकी स्ट्रैटेजी सामने नज़र आ रही है आपको? देखें, जब हमने कई प्रोग्राम किए थे लद्दाख पर, हुँ, हुँ, तो मैंने आपको कहा था कि वक़्त है कि मैं चाहूँगा कि हम भी एक्शन लें इस इलाके में। हाँ, अब वेदर जो है, वहाँ पर लार्ज स्केल ऑपरेशंस को बिल्कुल लिमिट कर देता है, मज़बूत हुँ, कर देता है। इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, उनका जो फोर्स स्ट्रक्चर है, अभी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार में भी लेक्चर दिया था स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट की, उसपे भी मैंने कहा था, उनका जो ऑर्गेनाइज़ेशन है फ़ौज की, हुँ, वो बनाई गई है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, वो चाइना पे हमला नहीं कर सकती। उनका जो फ़ोर्स स्ट्रक्चर है, उनके जो आर्मर्ड डिवीज़न है, उनके जो रैपिड्स हैं, उनके जो मैकेनाइज़्ड ब्रिगेड्स हैं, उनका जो तोपखाना है, ये सारा डिज़ाइन्ड है पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करने के लिए, ये चाइना के खिलाफ ऑपरेट नहीं कर सकता। हो सकता है उन्होंने एक स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स लद्दाख में भेज दिया हो, कुछ बोफर गन्नें भेज दी गई हों, लेकिन प्राइमरीली ये फ़ोर्स स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर्ड और डिज़ाइन्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान। सो जितनी यूरिस और सोरिश भारत पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर सकता है, उसके लिए वो ट्रेन्ड है, इक्विप्ड हैं, हुँ, उतनी वो चाइना के खिलाफ नहीं कर सकते, उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये तो बढ़ना ही था पाकिस्तान के लिए। ये मैंने जैसे आपको कहा था ये कैम्पेनिंग सीज़न शुरू हुआ है और वो करेंगे। अभी नीलम के इलाके में हुआ है, तोपखाने के हुँ, हमले हुए हैं, काफ़ी लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। हाँ, सो इट हैज़ हैपेंड और ये रूटीन में भी हो रहा है। ये एक पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। और नीलम में तो कई जगहों पर आमने-सामने है बिल्कुल, बीच में सिर्फ़ एक दरिया है। दरिया है, ठीक, ठीक। तो अ, इधर तो इन जगहों के ऊपर तो बहुत आसान है सोरिश लेकिन करना। लेकिन लेकिन अगर इसको फैलाते हैं वो और चाहते हैं कि पाकिस्तान को साकिन करें, तो फिर क्या पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगी? पाकिस्तान फाइट करेगा या पाकिस्तान किसी और तरीके से उसको कूल डाउन करने की कोशिश करेगा? नहीं, पाकिस्तान के पास तो ऑफेंसिव ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, वी हैव ऑल द ऑप्शंस। मुझे उनकी ज़्यादा डिटेल्स में जाने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है। काश वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज़ कर लेते जिसकी हम जुलाई में बात कर जून, रहे थे। जुलाई, अगस्त में बात करते थे। हाँ, ठीक बिल्कुल, बात है, मामला ठीक ही बात। खत्म हो जाता। मामला जैसे ही कि खत्म हो जाता है, वो जैसे कि जैसा कि नागोर्नो-काराबाख अज़रबैजान ने किया है। में हुआ है। जी, हाँ, उसी जैसा कि तरीके से अज़रबैजान ने मामला किया। खत्म हो जाता। बल्कि मेरा ख़्याल है कि हम उसी की तरह थोड़ा-सा ज़िक्र भी कर लेते हैं कि अज़रबैजान के हवाले से इसी हफ़्ते की बात है, बल्कि यौम इक़बाल के दिन उन्होंने फ़तह जो है वो उनको नसीब हुई, शोशा का इलाका जो है उन्होंने वो ले लिया और एक ही दिन में 64-65 के करीब जो है वो देहात और सेटलमेंट्स जो है उन्होंने कब्ज़ा कर ली। ये जो फ़तह हुई है अज़रबैजान की, देखिए ब्रिगेड साहब उन्होंने काफ़ी देर कोशिश की कि यूएन उनको कुछ ना कुछ दे दे, यूएन उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन दे दे, लेकिन नहीं दिया। हम लोग पिछले 73 साल से वेट कर रहे हैं यूएन का। वो आंटी यूएन जो है वो ऐसी सोई हुई है कि वो उठने को नाम नहीं ले रही। ना हमारे अंकल अमेरिका जो हैं वो कुछ करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है कि हम भी इसी तरह अपना इलाका लें और ठीक ज़ोरे बाज़ू पे लें, अगर ले सकते हैं तो ले लें, नहीं ले सकते तो ना लें, फिर चुप करके बैठें। देखें, कुछ फ़र्क हैं। नगोर्नो-काराबाख जो है ना, वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं है। हुँ, वहाँ पर उनकी अफ़वाज आईबॉल टू आईबॉल नहीं खड़ी हुई थी और इंटरनेशनल प्रेज़ेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आर्मीनिया हो जाए या अज़रबैजान हो जाए। हैरानगी की बात ये है कि आर्मीनिया को ईरान सपोर्ट कर रहा था हुँ, और अज़रबैजान को टर्की और इज़राइल टर्की सपोर्ट। कर हुँ, अ अ, इस किस्म की सूरत-ए-हाल थी वहाँ पर। बहरहाल एक सरप्राइज़ का एलिमेंट उन्होंने अचीव किया और हमें भी मौके मिले हैं। अभी हुँ, मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ। अ, जब हम जून, जुलाई, अगस्त की बात कर रहे थे, जी हम हाँ, भी बहुत हद तक ये इश्यू जो है काफ़ी ज़्यादा सेटल उस वक़्त कर सकते थे। बहरहाल कुछ पॉलिसी प्लानर्स हमारे होंगे, उनकी अपनी वजूहात होंगी, अपनी रीज़निंग होगी हाँ, कि हमने वो नहीं किया। शायद इस वजह से कि हमारे इकोनॉमिक हालात जो हैं इंतहाई कमज़ोर हैं। हम
डेफिसिट फाइनेंस पे उस वक़्त चल रहे थे। हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा था। फैटफ की तलवार भी हमारे सर पे लटक रही थी। तो ये कई फैक्टर्स हैं कि जंग लड़नी कोई आसान काम नहीं है। आपकी पूरी इकॉनमी को उसे पुश करना पड़ता है। और मैं कई दफा तो जो इकोनॉमीज हैं वो जंग से बेहतर हो जाती हैं ब्रिगेड साहब। वो उन ममालिक की होती हैं जिनकी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जैसे अमेरिका है, हाँ क्रैश के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर आई तो उनकी हाँ इकॉनमी खड़ी हो गई हाँ क्योंकि वो जो म्यूनिशंस ऑफ वॉर थे सबसे ज़्यादा अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहे थे और उनकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो डिफेंस की तरफ आ गई, बर्तानिया की डिफेंस की तरफ आ गई। तो वैसे ममालिक जो पूरी दुनिया को सप्लाई देते हैं जंग के ज़मानों में, उनकी इकॉनमीज़ अप हो जाती हैं। लेकिन वो ममालिक जिन्होंने खुद ही जंग लड़नी है, आप जर्मनी का एग्ज़ाम्पल ले लें, जर्मन की इंडस्ट्री और इकॉनमी ने पीक किया नाज़ीज़ के ज़माने में, लेकिन फिर उस पे ज़वाल भी बहुत तेज़ी के साथ आया, क्योंकि जितनी खपत हो सकती थी उसकी होगी। उसके बाद नाज़ी नेशनलिज़्म आ गया, लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ गई और फिर तबाही का दौर आ गया जब जर्मनी तबाह होना शुरू हो गया बमबारी की वजह से और उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन्स की वजह से, तो फिर उनकी इकॉनमी खत्म हो गई। हाँ, ठीक। तो अच्छा, जो ये और अजरबैजान का जो जी अजरबैजान का जो नगोर्नो कराबाख का ये इलाका है, ये उन्होंने वापस ले लिया। अब ज़ाहिर है पीस कीपर्स वहाँ पे आ गए हैं। जो जश्न मनाया है उसमें उन्होंने, हमने उसमें पाकिस्तान के झंडे थ्रू आउट देखे हैं पूरी इस कैंपेन में। ये जो 44 डे कैंपेन थी इसमें पाकिस्तान के झंडे हमें शुरू से नजर आने शुरू हो गए थे। पाकिस्तान का क्या रोल है, जरा हमारे नाजरीन को बताएं ना कि पाकिस्तान इतना क्यों वहाँ पे पॉपुलर है, क्या किया है पाकिस्तान ने उनके लिए। अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया। 2 प्रोग्राम आपने किए हैं, आपने ये मेंशन नहीं किया, पाकिस्तान का हम्म, झंडा वहाँ क्यों पहुँच गया? हम्म, अ, अज़रबाईजानी आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग पाकिस्तान करता है, उनकी हम्म, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पाकिस्तान करता है। आपका मैंने प्रोग्राम देखा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल जो अज़रबाईजान ने जी किया है एक्टिवली इस इलाके में, टर्किश ड्रोन्स और इज़राइली ड्रोन्स, जी हमारा कैमिकाजी। वो सारा ड्रोन्स कैन नॉट होल्ड ग्राउंड। हम्म, अमेरिका ने कितनी ड्रोन्स अफ़गानिस्तान में और हमारे ट्राइबल एरियाज़ में इस्तेमाल, हम्म, फाइनली तो ज़रब-ए-अज़ब और रद्दल फ़साद में जब तक हमारी अफ़वाज ने ऑन फ़िज़िकली वो ग्राउंड नहीं है। कब्ज़े में नहीं की, हम्म, अमन नहीं आया। तो कब्ज़े में जो ये जगह अज़रबाईजान के कब्ज़े में आ गई हैं। उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड और उनकी जो स्पेशल फ़ोर्सेस हैं, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान कराता है। पाकिस्तान उनको हथियार भी देता है, ये भी सबको मालूम है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, एंटी टैंक वेपन्स हैं, कुछ और वेपन्स हैं, जो पाकिस्तान अज़रबाईजान को देता है। जो ओपी वाले जहाज़ हैं, रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, वो पाकिस्तान के मुशाक एयरक्राफ्ट्स हैं, जो अज़रबाईजान में इस्तेमाल होते हैं। और अब तो बात हो रही है कि अज़रबाईजान हमसे जेएफ-17 थंडर भी खरीदेगा। तो अज़रबाईजान की फ़ोर्सेज़ में ये जो 30 बरस पहले उन्होंने मार खाई और अब जो उन्होंने मार मारी है, इसके बीच में बहुत बड़ा ट्रेनिंग का अरसा शामिल है और उसमें अज़रबाईजान ने जंगी बुनियादों पर ट्रेनिंग किया और उस ट्रेनिंग में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है एंड दैट इज़ व्हाई पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर नज़र आते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि उन्होंने ट्रेनिंग की, उन्होंने तैयारी की, मुझे देखिए उन्होंने पहली जंग हारी और उसके बाद उन्होंने सफर अपना शुरू कर दिया तैयारी का। हमने देखें कि 71 में हम लोगों का क्या हुआ, वो एक धब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद ऐसे लगता है जैसे कश्मीर का हमने सिर्फ एक रट्टा लगाया हुआ है, हम उसकी बात तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिस तरह अजरबैजान ने अपना एक सामने रखते हुए टारगेट उसको अचीव करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू की, स्ट्रेटजी बनाई, सब कुछ किया, अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, ऑयल को बेहतर किया, उसे टेक्नोलॉजी खरीदी, इसराइल जैसे मुल्कों से टेक्नोलॉजी खरीद ली। हम लोग लगता है कि जैसे हमने कश्मीर को अबैंडन कर दिया है, हम सिर्फ उसको बस डिप्लोमेटिक लेवल पे गुफ्तगू करने का एक बहाना बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लगता है कि उसको अचीव करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। जी नहीं, ये आपकी ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। द फैक्ट के लाइन ऑफ कंट्रोल एक हॉट लाइन ऑफ कंट्रोल है जिस पे एस्केलेशन होती रहती है। पिछले
7 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से, ये एक सबूत है कि कश्मीर के ऊपर हम खड़े हुए हैं अपनी बुनियादी पोज़ीशन के ऊपर। कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंडियन ऑक्यूपेशन से उसको हमने आज़ाद कराना है। पाकिस्तान हैज़ बीन जायंट किलर। आप ये भी देखें ना, सोवियत यूनियन आया अफ़गानिस्तान में, किन हालात में वहाँ से वापस गया और उसके बाद सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ। अमेरिका वहाँ पर मौजूद रहा 9/11 के बाद फ़िज़िकली, उससे पहले वहाँ पर उनके इंटेलिजेंस एसेट्स मौजूद थे और अब वो किन हालात में वहाँ से जा रहा है। वो भी डिफीट के हालात में ही वहाँ से निकल रहा है। तो आप ये मत कहें कि पाकिस्तान की अचीवमेंट्स नहीं है। जो अज़रबैजान में भी हुआ है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी ज़रूर है कि पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर लहरा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस कश्मीर की इस तरह की हैं कि हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस की दखल-अंदाज़ी से ये मसला हल हो। लेकिन भारत ने उसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया है। वो उन्होंने जो नया अपना नक्शा बनाया है और जो नया अमलगमेशन किया है बाय removing Article 370 and calling now the line of control and beyond areas of Pakistan, the jurisdiction of international border, ये अब सिचुएशन तब्दील हो गई। इसीलिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए था। पिछले इसी साल के दरमियान में कुछ करना हमने नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा मौके आएँगे। लेट्स सी व्हाट ब्रिगेड हैपेंस। साहब, इसमें देखें आप जो फरमा रहे हैं ना कि हमारा एक स्टैंड है उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है कि स्टैंड के ऊपर अगर आप 100 साल भी खड़े रहेंगे तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही उससे। कब्जा उनका है। वो कहते हैं ना कि 9 आउट ऑफ 10 लॉज हैं वो उसी के हक में होते हैं जिसका कब्जा होता है। लेकिन कब्जा जब उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, हम लोग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करते रहते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे इसके अलावा। ये देखें कि जब एक रीजन में जहाँ पर 2 मसल्ह अफ़वाज आईबॉल टू आईबॉल खड़ी हुई हैं एक-दूसरे के सामने, तो जो न्यूक्लियर फैक्टर है दैट डिक्टेट्स एंड इम्पोजेस पीस। इसी वजह से बर्नार्ड ब्रॉडी ने भी कहा था कि द एटम इज़ अ वेपन ऑफ पीस, इट इज़ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। और जापान के बाद ये दोबारा कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ। ये एक लिमिटेशन इम्पोज़ हो चुकी है बिकॉज़ ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी कि आप कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को किस हद तक आगे लेके जाना चाहते हैं कि न्यूक्लियर शैडो के नीचे रहते हुए आप अपने अहदाफ जो हैं उनको हासिल कर सकें। इससे इंडिया भी इन ग्रिप्स है और वो अपने मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन्स बना रहा है। वो भी चाहते हैं कि मसला ख़त्म हो पाकिस्तान को मुकम्मल डिफीट करने के बाद और पाकिस्तानी इलाकों पे कब्ज़ा करने के बाद। इसलिए वो न्यूक्लियर शैडो में जंग की बात करते हैं, वो कोल्ड स्टार्ट की बात करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन्स की बात करते हैं। इसी तरीके से हम भी ज़ाहिर है सोच रहे हैं कि किसी तरीके के साथ। लेकिन कश्मीर का जो मेरे ख़्याल में तो जो फल है वो पक चुका है और अ, हमें आने वाले टाइम में अगर एक मौका मिलेगा, तो पाकिस्तान को बिल्कुल गुरेज़ नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि अगर वो पक चुका है तो किसी की झोली में गिरता है। मसला तो ये है कि वो झोली हमारी होनी चाहिए, नहीं वो हमारी झोली झोली में तो गिर। हमारी जो चाइना के साथ ट्रीटी हुई हुई है, ट्रीटी तो नहीं है, एग्रीमेंट है, अभी वो ट्रीटी नहीं बनी। वो झोली हमारी ही है, उसमें बड़ा क्लियर है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान 1962 की जो हमने बॉर्डर एग्रीमेंट किया, उसमें इट इज़ वेरी क्लियर कि उसकी फाइनल रैटिफिकेशन जो है विल बी डन आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इश्यू और उसमें तो कश्मीर इश्यू तो आप की बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो किया कश्मीर है अल्टीमेटली वो पाकिस्तान की ही झोली में गिरेगा, नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट यस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो ठीक है। अच्छा, ऑल पाकिस्तानीज मस्ट नो दिस। ऑल पाकिस्तानीज मस्ट नो दिस। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे उसका जो खास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ उसमें गिलगित बल्तिस्तान का भी आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो ये है कि आज वहां पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं। इंडिया को सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो सी पैक के साथ है, और वो गेटवे है जो गिलगित बल्तिस्तान है। वहां पे आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। वहां पे क्या सूरत हाल हो सकती है, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, खास तौर पे सी पैक के हवाले से, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए टू थ्वॉट
द इंडियन डिजाइन्स? देखें, मैंने पहले भी कहा 6 पहाड़ अबूर करने पड़ेंगे 8000 मीटर से बुलंद इंडिया को वहां तक पहुंचने के लिए, पाक चाइना बॉर्डर के ऊपर, ताकि उस रास्ते को वो मुमकिन नहीं है उनके पीछे। और उस बॉर्डर में बहुत ज्यादा जमीन ऐसी है जो पहले चाइना की थी, अब पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान की थी अब चाइना के पास है। एक तो यह, दूसरा करीब तरीन इलाका भी जो है ना, वो भी कोई 100 किलोमीटर दूर है वहां से। ये सीपैक की शरह, जिसको हम शराय कराकरम कहते हैं, उसकी वो इतना आसान नहीं है। कराकरम पास जो दौलत बेग होल्डिंग के बिल्कुल शुमाल में मौजूद है, उसको लोग मिक्स अप करते रहे हैं कराकरम हाईवे के साथ। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपनी जंग आज़ादी खुद लड़ी, और खुद लड़ने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी अफवाज वहाँ पर बाद में पहुंची, तो ये फ़र्क है। लेकिन जहाँ तक 1948 का फ़ॉर्मूला है, अगर उस पे अमल दरामद होगा, तो पाकिस्तान ने अपने आप को पाबंद किया है कि अगर रायशुमारी होगी, तो लिहाज़ा जो गिलगित बल्तिस्तान का वो स्टेटस है जिसमें उनकी पॉपुलेशन शिफ्ट ना की जाए, इधर से लोग उधर जाके आबाद होना ना शुरू हो जाएँ, शनाख्ती कार्ड, वो हुकूमत पाकिस्तान ने बरकरार रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा मुझे थोड़ा-सा बताएँ, एक तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने किया है, वो भी पूछते हैं आपसे। जाते-जाते ये ज़रा बताएँ कि ये जो इंडियन डिज़ाइन है टू डिस्टेबलाइज़ पाकिस्तान, स्पेशली सीपैक को टारगेट करना, क्या ये मुमकिन है कि इंडिया इस तरह करना शुरू कर दे, उसमें कामयाब हो जाए, और चाइना जिसकी स्टेक्स उसमें सबसे ज़्यादा हाई तौर पे इन्वॉल्वड हैं, वो चुप करके बैठा रहे? वो कुछ नहीं करेगा? CPEC will not be threatened militarily, हुँ, क्योंकि अगर वो मिलिटरी थ्रेटन करेंगे सीपैक को अपने बिहाफ पे या किसी और मुल्क के बिहाफ पे, मसलन हुँ, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अमेरिका के बिहाफ पे, हाँ, या सऊदी अरब के बिहाफ पे, या इजराइल के बिहाफ पे, अगर वो सीपैक को थ्रेटन करेंगे फिजिकली, तो चाइना एंड पाकिस्तान विल हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड एज सच मिलिटरीली। एक सीपैक को कैसे टारगेट किया जाएगा? फिफ्थ सैबोटाज करेंगे। कॉलम सैबोटाज करेंगे, हाँ, धमाके करेंगे, इंस्टॉलेशंस पर हमले किए जाएंगे, और वो ऑलरेडी हो रहा है। उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो सकता है। हुँ। नहीं तो फिर चाइना चुप करके देखता रहेगा तमाशा कि ये क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन सिर्फ सीपैक की सैबोटाजिंग जो है वो इधर से नहीं हो रही कि जासूस धमाके कर देंगे, कोई हुँ, पुल उड़ा देंगे, हाँ, ग्वादर में धमाका हो जाएगा, तो हवाई अड्डे पे धमाका। सीपैक का एक सैबोटाज अंदर से भी हो रहा है। अगर आप देखें पाकिस्तान हाँ, इंटेलिजेंसिया, हाँ, मीडिया में भी आप देखें, वो आप सारे कर पार्लियामान रहे हैं। की ठीक, आवाज़ ठीक, आ रही है, जो चाइना के खिलाफ हैं। ठीक, ठीक, वो नहीं चाहते। लेकिन वो अच्छा जी, ये आखिर में ये सवाल कि हम करप्ट सियासतदानों से ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं? ये ज़रा थोड़ा-सा बताइए, $1 मिलियन क्वेश्चन है। हम करप्ट सियासतदानों से ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं? मेरे ख़्याल में हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे। सियासत में एक देखें, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून करप्ट नहीं है। हुँ, 5 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, एक खानदान होगा, 2-3 खानदान। आप उन सबको तो, बाकियों को तो करप्ट नहीं कह सकते ना। सो पॉलिटिक्स में जैसे मैंने कहा है कि देयर इज़ नो फाइनैलिटी, देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्पेस टू हुँ, नेगोशिएट। ये ब्लैकमेल होना नहीं है, और कोई भी हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं कर रहा। और आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ब्लैकमेल होने ब्लैकमेल हो वाले? जाएँगे, हाँ। ब्लैकमेल उनकी होने वाला बंदा तो नहीं है, लेकिन लेकिन वो तो उनके उनके इर्द-गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो ब्लैकमेल होने वालों में से हैं। वो सवाल हो सकता है, उसका जवाब मैंने आपको पहले भी दे दिया चाइना के हवाले ठीक, से, के हवाले से। जी हाँ। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया वकील साहब, और इंशाल्लाह राब्ता रहेगा आपसे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के मामला ठीक हों, और आप जैसे लोग जो हैं उनको वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में एक ऐसा रोल मिले जिनकी वजह से पाकिस्तान आगे तरक्की कर सके। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ये मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तू दानी हिसाबे कम बेशरा। मुझे इसराक साना को, ब्रिगेडियर सैमसन, साइमन शरफ साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।